नमस्कार दोस्तों। फाइनली बिहार के विधानसभा के रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जो है वो सबसे बड़ा दल बन करके उभरी है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि बीजेपी ने पहली बार बिहार के विधानसभा के चुनाव में अपने दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार मतलब कि जेडीयू एक बार फिर आपको सत्ता में आती हुई नजर आएगी, जो कि उनकी सीटें जो हैं वो बीजेपी के कंपैरिजन में, बीजेपी की तुलना में कम हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए हमें नजर आएंगे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो महागठबंधन था जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल थे और छोटे मोटे और दल भी थे, 2010 के बाद सबसे कमजोर प्रदर्शन इनका रहा। तो आखिरकार में क्या कारण थे जिसकी वजह से एक तरफ हम देखते हैं एनडीए इतनी सीटें जीत के लेकर के आती, 202 सीटों पर प्रचंड बहुमत जो है इनको हासिल हुआ है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जहां महागठबंधन इस तरीके का एक ऑरा, इस तरीके का परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी कि बिहार की जनता जो है इस बार बदलाव लाना चाहती है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो राजनीति में होती ही है कि लगातार इतने साल से आपकी सरकार है तो जाहिर सी बात है जनता कभी ना कभी तो आपको बदलना चाहेगी ही चाहेगी। तो एंटी इनकम्बेंसी तो हमें देखने को मिलती है, अक्सर चुनाव में हो जाता है। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी भी क्या हो सकती है? तो बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी हमें देखने को मिली, जहां पर जनता ने यह साफ डिक्लेयर कर दिया कि वो बिहार में कोई बदलाव करना नहीं चाहती। मतलब जिसकी सरकार थी उसी की सरकार वो कायम रखेंगे, यानी कि नीतीश बाबू की। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है, और तभी तो कहा जा रहा है ना कि नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। और आम जनता वहां की तो इतनी खुश है कि नीतीश कुमार की तुलना उन्होंने टाइगर से कर दी और कहा कि टाइगर जिंदा है, और टाइगर जिंदा ही नहीं है, टाइगर दहाड़ भी रहा है। तो आखिरकार में अगर आप दोनों ग्रुप्स की, दोनों गठबंधन की अगर आप तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ एनडीए का ग्रुप था जिसमें बीजेपी या जेडीयू जैसे ग्रुप शामिल थे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऐसा गठबंधन था जो महागठबंधन था जिसमें कांग्रेस और आरजेडी जैसे ग्रुप शामिल थे, और एक और नई एकदम राजनीति में एक अल्टरनेटिव राजनीति में एक अल्टरनेटिव विकल्प देने की कोशिश कर रही थी जन स्वराज पार्टी। और जो जन स्वराज पार्टी थी प्रशांत साहब की, प्रशांत किशोर साहब की, उसकी भी कंडीशन जो है बहुत खराब रही। उसने तो एक भी सीटें खाता ही नहीं खुला। तो दरअसल कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो एक तरफ हम देखते हैं कि ऐसे दलों का गठबंधन रहा जो हमेशा 24/7 जो है इलेक्शन के ही मोड में रहते हैं। बीजेपी को माना जाता है कि इनके लिए हर चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर चुनाव बहुत शिद्दत से लड़ते हैं, बहुत सीरियसली, बहुत डेडिकेशन से लड़ते हैं। फिर चाहे वो पंचायती चुनाव क्यों ना हो, केवल लोकसभा के ही चुनाव को ये सीरियसली नहीं लेते, और एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव में जो है ये कूद पड़ते हैं। बिहार का चुनाव खत्म हुआ, अब बंगाल की बारी होगी, बंगाल के चुनाव को जीतने की बारी होगी। और बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमें चुनाव कैसे जीतना है। तो एक रणनीति बनाना, एक स्ट्रैटेजी बनाना, किस पोल पर, किस बूथ पर हम किसको टिकट देंगे, कौन प्रचार करेगा, ये सारी चीजें हमें एक तरफ देखने को मिलती हैं एनडीए में, जहां पर जैसे ही इलेक्शन के डेट्स आती हैं तुरंत सीटों का बंटवारा शुरू हो जाता है कि हाँ कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। कोई आपस में रिफ्ट नहीं, कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, और सारी सीटों पर मिलकर के प्रचार करते हुए एनडीए के लोग नजर आते, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने खुद बहुत बढ़ चढ़ के रैलियां की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे बिहार विधानसभा में प्रचार करने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऐसा गठबंधन था जिसमें आपस में ही बहुत ज्यादा रिफ्ट थे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि इलेक्शन के डेट्स आने के बाद भी सीटों को लेकर के कोई क्लियर कट जो है वहां पर पिक्चर नजर नहीं आ रही थी। तो अंत तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। कई सीटों पर तो दोनों कैंडिडेट्स, दोनों पार्टियों कैंडिडेट्स आमने सामने थे, तो कहा गया ये फ्रेंडली फाइट है कि एक ही सीट से कांग्रेस भी लड़ रही है, उसी सीट से आरजेडी भी लड़ रही। तो जब आप गठबंधन में हैं तो आप एक ही सीट से दोनों लोग क्यों लड़ रहे हैं आमने सामने?
तो जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं। उसके बाद लालू की पार्टी में या लालू के घर में, लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली में जिस तरीके से विवाद चल रहा है, ये भी हार की एक बहुत बड़ी वजह बनी है। क्योंकि उनके, आप देखें, उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे थे और दोनों बेटों में से तेजस्वी तो किसी तरीके से इज्जत बचाते हुए नजर आए कि शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि तेजस्वी भी जो है ये चुनाव अपना हार जाएंगे, लेकिन अंत में वो चुनाव जीत जाते हैं राघोपुर से। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तेज प्रताप, वो तो बहुत बुरी तरीके से हारे, और तेज प्रताप ना हारे बल्कि उन्होंने आरजेडी के वोट भी काटे। तो कुल मिला के फैमिली का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस चुनाव में डोमिनेट कर गया। दूसरा, जो लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज का जो पिक्चर बार बार एनडीए ने प्रोजेक्ट किया पब्लिक के सामने, और जो लोग लालू प्रसाद यादव के उस रिजीम के दौरान बड़े हुए, जब वहां पर एक तरीके से जंगल राज जैसा माहौल रहता था, वो कतई ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी जंगल राज को देखें। तो लालू प्रसाद यादव का वो जो रूल था, वो जो रिजीम था, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए एक चुनौती बन रहा है। और तेजस्वी के रूप में लोग लालू प्रसाद यादव के उस रिजीम को याद कर रहे हैं। और आज की जो वो बिहार में जो युवा हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी जो है उसी चीज को फिर से दोहराएं। प्लस नीतीश कुमार का जो एमवाई फैक्टर है, या ये कह लीजिए एनडीए का जो एमवाई फैक्टर है, और जो आपके महागठबंधन का एमवाई फैक्टर है, इसमें बड़ा अंतर देखने को मिला। जहां नीतीश कुमार के एमवाई फैक्टर में एम का मतलब महिला है और वाई का मतलब युवा है, वहीं महागठबंधन में एम का फैक्टर का मतलब मुस्लिम है और वाई का मतलब यादव है। तो महागठबंधन में मुस्लिम और यादव, यहां महिला और युवा, तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार को वोट दिया इस इलेक्शन में। पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा परसेंटेज महिलाओं के वोटों का रहा है। अब महिलाओं ने क्यों वोट दिया नीतीश कुमार को, इसे समझने की जरूरत है। महिलाओं ने इसलिए वोट दिया क्योंकि जो शराबबंदी से नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, और महिलाओं का जो विश्वास नीतीश कुमार ने जीता उस शराबबंदी से लेकर के, वो इस चुनाव में 10-10 हजार रुपया जो उन्होंने महिलाओं के अकाउंट में डाला, और ये वादा किया कि अगर इस 10,000 रुपए का महिलाएं अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगी तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उनको 2-2 लाख रुपए की और एक तरीके से क्रेडिट कह लीजिए या लोन प्रोवाइड कराएगी। ये महिलाओं को वोटर में कन्वर्ट करने में, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को दिलाने में ट्रंप कार्ड साबित हुआ। हालांकि इसका काउंटर आरजेडी ने भी किया, मतलब तेजस्वी ने भी किया, और तेजस्वी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनवरी में ही सबको 35-35 हजार रुपए सबके अकाउंट में देंगे मकर संक्रांति वाले दिन। लेकिन वहां की महिलाओं ने उस बात पर विश्वास नहीं किया, और जिस तरीके से तेजस्वी ने हर घर से एक को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, इस पर भी वहां के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि तेजस्वी इसको सिद्ध नहीं कर पाए कि किस तरीके से वो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, जो कि इतनी सरकारी नौकरी निकली नहीं सकती, और अगर वो दे भी देते हैं तो इसके लिए बजट कहां से लाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे रहे जो उनकी हार का कारण बनता है। उसके बाद आप देखेंगे सीमांचल का जो क्षेत्र है, उस सीमांचल के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ओवैसी आपको बहुत मजबूत दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन वहां पर किया, तो मुस्लिम वोट भी बट गया, और मुस्लिम वोट ने अपने आप को नीतीश के साथ जोड़ा, और नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिला। तो यहां पर इस तरीके से जो वोट डिवाइड हुए, वो एनडीए की जीत को उन्होंने सुनिश्चित कर लिया, और इतनी बड़ी जबरदस्त सीट है या जबरदस्त जीत जो है वो एनडीए को बिहार विधानसभा के चुनाव में मिली। यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है दोस्तों, कि जब महागठबंधन बन रहा था तो तेजस्वी ये चाहते थे कि कांग्रेस उनको सीएम प्रोजेक्ट करे, और राहुल गांधी जो है उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कराना चाहते थे। और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस जो है दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव को उतनी गंभीरता से, उतनी सीरियसली ले ही नहीं रही थी, क्योंकि राहुल जो है वो आने वाला लोकसभा का चुनाव देख रहे हैं, जो नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव हमारे देश में होगा 2029 में।
तो वो बिहार को उस तरीके से देख रहे थे। उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी, चाहे वो पदयात्रा रही हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग पर अटैक करने का मुद्दा हो, और चाहे वो वोट जागरूकता उन्होंने जो अभियान चलाया उसका हो, वो सब उनके लिए लोकसभा के चुनाव के लिए है। और आरजेडी जो है वो बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही थी। इसीलिए अंत तक जो है कौन महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनेगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। प्लस आप देखेंगे कि जो महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसका नाम रखा गया था तेजस्वी प्रण। यह भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके फेल का। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि एनडीए की रणनीति, एनडीए की स्ट्रैटेजी, एनडीए की तैयारी और एक तरफ महागठबंधन की तैयारी। और एक और बात समझिए, यहां पर जो एक छोटा सा दल था वीआईपी, जिसके व्यक्ति को महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया था मल्हार की तरफ से, वहां पर महागठबंधन से एक और गलती हो गई कि इन्होंने किसी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम आगे नहीं किया डिप्टी सीएम के लिए। तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो महागठबंधन है ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। और ओवैसी का बार बार ये कहना कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, तो अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा अगर इसका मतलब है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करें और वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़ करके ना रहें। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि तमाम ऐसे चीजें आपको दिखेंगी जहां एक तरफ अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी लीडरशिप, हर एक बूथ पर, हर एक पोल पर, हर एक सीट पर जा करके बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना, उसको इंप्लीमेंट कराना, चुनाव प्रसार करना। तो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से तो इलेक्शन की डेट आते ही तुरंत कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। और यहां दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महागठबंधन से तेजस्वी तो 15 दिन तक घर से ही बाहर नहीं निकले, तो उनकी प्रिपरेशन ही लेट होने लग गई। तब तक एनडीए ने पूरा विधानसभा का चुनाव अपने हाथों में ले लिया था, जिसका रिजल्ट एनडीए की जीत में हमें देखने को मिला, जहां पहली बार बीजेपी ने अपने आप को सबसे बड़े दल के रूप में एस्टैब्लिश किया है और एनडीए को 202 सीटें मिलती हुई नजर आई यहां पर। धन्यवाद।